दोस्तों आज हम द कुकी लेडी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बुढ़िया ने बबर को छू रखा है, उसको टच कर रखा है और बबर की सारी ताकत बुढ़िया कंज्यूम करने लगी, जवान होने लगी। जैसे पहले हुआ करता था, बुढ़िया बबर के करीब आती थी और जवान होने लगती थी, वैसे ही दोबारा होने लगा। बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद करी और बबर से मिल रही ताकत को आने दिया, अपने आप को ताकत से भरने दिया। बबर किताब को पढ़ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बुढ़िया सारी ताकत कंज्यूम कर रही थी। और अब बुढ़िया में ना चेंजेस आने लगे, गर्माहट आने लगी, जज्बात बढ़ने लगे। वो दोबारा से खिलखिलाने लगी, बहुत ज़माने पहले जैसा वो हुआ करती थी दोबारा से वैसी होने लगी। उसने नीचे अपनी बाहों को देखा, उसकी बाहें, उसके हाथ गोल हो गए थे और उसके नाखून साफ थे। उसके बाल दोबारा से काले हो गए थे, मोटे काले बाल जो उसकी गर्दन पर थे। उसने अपने गालों को छुआ, उसकी झुर्रियां जा चुकी थीं और उसकी चमड़ी लचकदार और मुलायम हो गई थी। बुढ़िया खुशी से झूम उठी, वो बहुत ही खुश थी। वो कमरे में अपने आप को अच्छे से देख रही थी और फिर मुस्कुराई तो सख्त दांत और मसूड़े महसूस हुए, लाल होठ और सफ़ेद मजबूत दांत महसूस हुए। और फिर अचानक से वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका जिस्म अब कॉन्फिडेंट था, ताकतवर था। वो थोड़ा सा ना घूमी और उसका जिस्म एकदम लचकदार हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। जल्दी से एक सर्कल उसने बनाया घूम के और इसी दौरान बबर ने पढ़ना बंद कर दिया और पूछा कि क्या कुकीज़ तैयार हैं? मैं देखती हूँ। बुढ़िया की आवाज़ में जान आ गई थी, उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी और आवाज़ में वो क्वालिटी वापस आ गई थी जो सालों पहले सूख चुकी थी। लेकिन अब वो सालों पुरानी आवाज़ दोबारा से लौट आई, क्वालिटी वाली आवाज़ लौट आई, हलक से निकल रही मधुर मीठी आवाज़। वो जल्दी से किचन में गई और ओवन को खोला, कुकीज़ को बाहर निकाला और ओवन के ऊपर रख दिया। कुकीज़ तैयार हैं? खुशी में झूमते हुए उसने कहा, आओ और ले लो आके। बबर उसके पास से होके गुजरा और उसकी नज़र कुकीज़ पर जमी की जमी रह गई। उसने उस औरत को देखा तक नहीं जो दरवाजे पर खड़ी थी। मिसेस ड्रू अब जल्दी जल्दी अपने बेडरूम में गईं, दरवाजे को बंद करा और फिर अपने आप को पूरे शीशे के सामने देखने लगीं। शीशा उनके दरवाजे पे लगा हुआ था, उस शीशे में अपने आप को पूरा देखने लगीं। जवान! वो दोबारा से जवान हो गई थीं। उन्होंने गहरी सांस ली। हर स्टेडी बॉसम स्वेलिंग। दोस्तों, बॉसम का मतलब होता है ब्रेस्ट। इसका मतलब होगा हर ब्रेस्ट आर विजिबली राइजिंग एंड फॉलिंग इन अ स्टेडी मैनर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो पूरी बॉडी की शेप है ना, वो बड़ी कमाल की हो गई, पहले जैसी जवान हो गई वो। मिसेस ड्रू की आंखें चमकने लगी थीं और वो मुस्कुराईं। वो गोल गोल चक्कर लगाने लगीं और उनकी स्कर्ट हवा में झूल रही थी, जवान और खूबसूरत। और इस बार उनकी ये जवानी वापस भी नहीं गई। पहले तो जब वो बबर से दूर हुआ करती थीं तो उनकी जवानी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इस बार उनकी जवानी ख़त्म नहीं हुई बबर से दूर होने के बाद भी। उन्होंने दरवाजे को खोला और देखा कि बबर ने कुकीज़ से अपना मुंह और अपने पॉकेट्स को भर लिया है और वो लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। उसका मोटा चेहरा मुरझा गया था, चेहरे पर जो लाली थी, जो रंगत थी, वो भी उड़ चुकी थी। मिसेस ड्रू ने कहा, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ। ठीक है बर्नार्ड, और बहुत शुक्रिया यार, तुमने यहाँ पर आके मेरे लिए किताब पढ़ी। ऐसा कहकर मिसेस ड्रू ने धीरे से बबर के कंधे पर हाथ रखा। शायद मैं आपसे दोबारा फिर कभी नहीं मिलूं, मेरा पापा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। बबर के लिए दरवाज़ा खोलते हुए मिसेस ड्रू ने कहा, गुड बाय बर्नार्ड, गुड बाय। वो देख रही थी कि बर्नार्ड कैसे धीरे धीरे जीना उतर रहा है। बेचारे से जीना भी नहीं उतरा जा रहा, एक बार में एक ही सीढ़ी उतर पा रहा था। इसके बाद उसने दरवाजे को बंद किया और दोबारा से बेडरूम में चली गई। अपने कपड़े उतारे, जो बुढ़िया वाले कपड़े पहन रखे थे ना उसने, पुराने फटे पुराने, वो सब उतारे। उसको अब बड़े बुरे लगने लगे थे वो बुढ़िया वाले कपड़े। एक पल के लिए उसने अपने पूरे जिस्म को देखा, राउंडेड बॉडी, हर हैंड्स ऑन हर हिप्स। एक्साइटमेंट में वो हंसने लगी। थोड़ा सा घूमी, चमकीली आंखें, क्या गज़ब का जिस्म है। अ स्वेलिंग ब्रेस्ट, शी टच्ड हरसेल्फ, द फ्लैश वॉज फर्म, देयर वॉज सो मच, सो मैनी थिंग्स। भाई अब ट्रांसलेट आप इसको खुद ही कर लो, मीनिंग बता देता हूँ आपको। स्वेलिंग का मतलब होता है फूला हुआ, फ्लैश का मतलब होता है गोश्त, और फर्म का मतलब होता है टाइट। तो कुल मिलाकर बुढ़िया अब जवान हो गई है और बहुत ही खुश है और अपने आप को देखे जा रही है। जल्दी जल्दी सांसें ले रही है और बोलती है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को,
उसने बाथ टब में पानी भरना शुरू करा और फिर अपने बालों को ऊपर बांधने के लिए चली गई। अब दूसरी तरफ बबर अपने घर जा रहा था धीमे धीमे। हवा भी चल रही थी बड़ी तेज़ की। सूरज डूब चुका था, अंधेरा छा गया था, रात हो गई थी और उसके सर पर बादल मंडराने लगे थे। बबर लेट हो गया था। जो हवा चल रही थी ना, बबर से टकरा रही थी, वो बड़ी ठंडी थी और वो ठंडी हवा इतनी तेज़ थी कि बबर के कपड़ों के अंदर जाके उसके जिस्म को ठंडा कर रही थी। लड़का बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके सर में दर्द हो रहा था और हर थोड़ी देर में वो थक कर रुक रहा था। कॉन्टिन्यूसली चला नहीं जा रहा था बेचारे से, रुक रुक के चल रहा था। जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं ना, रुक रुक के चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो चल रहा था। अपने माथे को, फॉरहेड को खुजाता और आराम करने लगता हर थोड़ी देर में। उसका दिल भी थक चुका था, बड़ी मुश्किल से धड़क रहा था। बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था दिल को धड़कने के लिए। बबर ने एल्म स्ट्रीट को पार कर लिया था और अब वो पाइन स्ट्रीट में आ गया था। बबर के आसपास हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आवाज़ कर रही थी और वो हवा बबर को थका दे रही थी। कभी वो इधर जाता हवा के झोंके से, कभी उधर जाता। मतलब इतना कमज़ोर हो गया था कि हवा के झोंकों से डगमगाने लगा। बबर ने अपने सर को हिलाया, कोशिश करी कि उसका दिमाग क्लियर हो सके, वो होश में आ सके। वो कितना ज़्यादा थका हुआ था, उसके हाथ पैर कितना ज़्यादा थक चुके थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो हवा उसके हथौड़े मार रही हो, उसको चोट मार रही हो। बबर ने सांस ली और चलता गया चलता गया। उसका सर झुका हुआ था। एक मोड़ पर वो रुका और उसने लैंप पोस्ट को पकड़ लिया। जैसे एक बूढ़े इंसान को डंडे का सहारा चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे उसने लैंप पोस्ट को पकड़ लिया सहारे के लिए। आसमान काफ़ी काला था और गलियों में लाइट जलने लगी थी। और फिर उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। जितनी अच्छी तरह से वो चल सकता था, जितनी वो कोशिश कर सकता था, उतनी अच्छी तरह से वो चल रहा था। दोस्तों, अब कहानी शिफ्ट होती है बबर के घर पर, जहाँ पर उसकी माँ बड़ी परेशान है। बबर अभी तक घर पर नहीं आया। ये लड़का कहाँ रह गया? मेसल 10वीं बार बरामदे में गई बबर को देखने के लिए। राल्फ ने टॉर्च को स्विच ऑन किया और वो दोनों एक साथ खड़े हो गए। कितनी भयानक हवा चल रही है। दोस्तों, हवा बबर के घर तक आई और बरामदे में आवाज़ करने लगी और बार बार बरामदे से टकराने लगी। बबर के माँ बाप ने ऊपर नीचे उस अंधेरी गली को देखा और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस कुछ अखबार और कूड़ा कबाड़ा हवा के साथ उड़कर आ गया था। वही कबाड़ा दिख रहा था गली में। अरे चलो चलो अंदर चलो, आज आ जाइए, इसको सबक सिखाऊंगा। आज तो पक्का इसकी पिटाई होगी, आ जाइए घर पर। इसके बाद दोनों माँ बाप डिनर टेबल पर बैठ गए। मेसल ने एकदम से खाना बंद किया, कांटे को नीचे रखा और कहा, सुनिए, क्या आपने कुछ सुना? राल्फ कान लगा के सुनने लगा ध्यान से। बाहर हल्की सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि फ्रंट डोर पर कोई खटखटा रहा है हल्के हल्के से। ठक ठक ठक। बाहर हवा बहुत ज़ोर की आवाज़ कर रही थी और इतनी तेज़ चल रही थी हवा के ऊपर रूम में जो पर्दे लगे हुए थे ना, कर्टेंस लगे हुए थे, वो हिल रहे थे हवा से। राल्फ ने कहा कि मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। वो दरवाजे पर गया, दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि कुछ हवा कुछ ग्रे कलर का लेकर आई है अपने बरामदे में। ग्रे कलर का था, कुछ सूखा हुआ टेक्सचर था, पता नहीं क्या था, उसके खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या है। कुछ ग्रे कलर का अजीब सा था जो हवा उनके बरामदे में लेकर आई थी। हालांकि राल्फ ने उसको घूर के ध्यान से देखा पर उसके समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये है क्या। राल्फ ने और कोशिश करी समझने की कि ये क्या है और उसे लगा कि शायद हवा जंगली घास पौधों को लेकर आई है और फटे पुराने कपड़ों को लेकर आई है। आपको याद है बुढ़िया के घर का क्या हाल था? बुढ़िया का घर भी ग्रे कलर का था। उसके घर के बाहर खूब सारे जंगली घास थी, पौधे थे। तो अब वही घास और जंगली पौधे और वही ग्रे कलर का टेक्सचर बबर के घर पर आ गया है। और कुछ जंगली घास पौधे राल्फ के पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि राल्फ के पैरों को पकड़ रही है जंगली घास। और फिर वो जंगली घास उसके पैर से हटके पास से गुजरी और दीवार पर चली गई। अब राल्फ के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो उसने दरवाजे को बंद करा धीरे से। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या था बाहर? राल्फ ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हवा चल रही है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चों के एंडिंग समझ में नहीं आई होगी और बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे मुझसे कि सर बबर का क्या हुआ, बबर कहाँ पर है, घर पर पहुँचा या नहीं पहुँचा, मर गया क्या? दोस्तों, इस कहानी की एंडिंग एम्बिगुअस है। आपने इस कहानी के बहुत सारे मतलब निकाल सकते हो, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो। जैसे मैं अपनी खुद की एक इंटरप्रिटेशन करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सही हो, गलत भी हो सकती है, आप अपनी खुद की भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हालत बुढ़िया की थी ना, वो अब बबर की हो गई है।
बबर का घर अब बुढ़िया के घर जैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके घर के बाहर जंगली घास उगेगी, जंगली पौधे उगेंगे। और बबर के पास में ना बुढ़िया जैसी शक्ति आ जाएगी। अगर ये किसी जवान इंसान के साथ में बैठेगा, पास में बैठेगा, तो फिर हो सकता है कि ये उसकी ताकत को कंज्यूम कर पाए, ये भी जवान हो जाए। और फिर जब ये जवान हो जाएगा, जिससे ये ताकत लेगा, उसका घर वैसा हो जाएगा ग्रे कलर का। इसके घर से घास उड़ के उसके घर पे चली जाएगी। ऐसी मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये गलत भी हो सकती है। अब आप अपनी खुद की बना सकते हो, क्योंकि कहानी ओपन है, एम्बिगुअस है, आप कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हो। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। और अगर आपको ऐसे इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।